नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 9 अर्थशास्त्र पाठ्यपुस्तक से अध्याय 4 भारत में खाद्य सुरक्षा, इसको लेकर के हम इस अध्याय को पढ़ते हैं। भारत में जो खाद्य सुरक्षा की क्या स्थिति है, इस विषय को पढ़ते हैं। तो पिछले अध्याय की तरह या पिछले अंक की तरह जहाँ पे ज़रूरत होगी आवश्यकता अनुसार हम एक्सप्लेन करेंगे। सेपरेट एक्सप्लेनेशन पार्ट आपको अलग से एक नई सीरीज में मिलेगा। तो चलिए रीडिंग प्रारंभ करते हैं। अध्याय 4 भारत में खाद्य सुरक्षा अवलोकन यानी पाठ में क्या है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। क्या है? सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता का, सदैव भोजन की उपलब्धता। सदैव वर्ड में ध्यान देना है। जब भी ऐसी चीज़ें हैं पेपर के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ऑलवेज वर्ड, सदैव, हमेशा, ऐसी चीज़ें आपको ध्यान में देना है। तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। जब भी अनाज के उत्पादन या उसके वितरण की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार इससे अधिक प्रभावित होते हैं। खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर निर्भर करती है। खाद्य सुरक्षा क्या है? जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना सांस लेने के लिए वायु। लेकिन खाद्य सुरक्षा मात्र 2 जून की रोटी पाना नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम हैं। पहला यानी का, खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है। खा, पहुंच का अर्थ है कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे। गा यानी तीसरा, सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। तो जो पहले 3 वर्ड थे कि उत्पादन में आपने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में कि सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य। तो उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य को यहाँ पे का, खा और गा पॉइंट में एक्सप्लेन किया गया है। एक बार आप फिर से देख सकते हैं इसको। किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब 1 सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो, 2 सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो, 3 खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं हो। खाद्य सुरक्षा क्यों, यानी क्यों चाहिए खाद्य सुरक्षा? समाज का अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य सुरक्षा से ग्रस्त हो सकता है, परंतु जब देश भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा हुए अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा हो तो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं, जैसा कि अभी स्थिति आ गई थी कोरोना महामारी में। 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा का अर्थ था आधारिक खाद्य पदार्थों की सदैव पर्याप्त उपलब्धता। अमर्त्य सेन ने खाद्य सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़ा और हकदारियों के आधार पर खाद्य तक पहुंच पर जोर दिया। हकदारियों का अभिप्राय राज्य या सामाजिक रूप से उपलब्ध कराई गई अन्य पूर्तियों के साथ साथ उन वस्तुओं से है जिनका उत्पादन और विनिमय बाजार में किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। तदनुसार खाद्य सुरक्षा के अर्थ में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में यह घोषणा की गई कि वैयक्तिक, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य तक सभी लोगों की भौतिक एवं आर्थिक पहुंच सदैव हो। इसके अतिरिक्त घोषणा में यह भी स्वीकार किया गया कि खाद्य तक पहुंच बढ़ाने में निर्धनता का उन्मूलन किया जाना परमावश्यक है। किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है। इससे प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य की कमी हो जाती है। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते। अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भुखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। व्यापक भुखमरी से अकाल की स्थिति बन सकती है। अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं जो भुखमरी तथा विवश होकर दूषित जल या सड़े भोजन के प्रयोग से फैलने वाली महामारियों तथा भुखमरी से उत्पन्न कमजोरी से लोगों के प्रति शरीर की प्रतिरोधी क्षमता में गिरावट के कारण होती है। भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा था वह 1943 का बंगाल का अकाल था। इस अकाल में भारत के बंगाल प्रांत में 30 लाख लोग मारे गए थे। क्या आपको मालूम है कि बंगाल के अकाल से सबसे अधिक कौन लोग प्रभावित हुए? चावल की कीमतों में भारी वृद्धि से खेतिहर मजदूर, मछुआरे, परिवहन कर्मी और अन्य अनियमित श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित हुए। इस अकाल में सबसे अधिक वही मरे
बंगाल प्रांत में चावल की उपज का एक डेटा दिया गया है। इसको आप इसके आधार पर आगे कुछ सवाल हैं जिसमें के बारे में आपको चर्चा करनी है। आप ये कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं। सुझाए गए कुछ कार्य हैं प्रयोग के, इसको आप रोक के देख सकते हैं या आप अपने पुस्तक से भी देख सकते हैं। एक प्रायोगिक कार्य है कि भारत में अकाल संबंधी सूचनाएं और सूचनाएं एकत्र करने की। आगे चलते हैं। भारत में बंगाल जैसा अकाल पुनः कभी नहीं पड़ा, लेकिन यह चिंता का विषय है कि आज भी उड़ीसा में कालाहांडी तथा काशीपुर जैसे स्थान हैं जहां अकाल जैसी दशाएं अनेक वर्षों से बनी हुई हैं। और ऐसी भी सूचना मिली है कि वहां भूख के कारण कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। हाल के कुछ वर्षों में राजस्थान के बारन जिले, झारखंड के पलामू जिले तथा अन्य सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भूख के कारण लोगों की मृत्यु की सूचना मिली है। अतः किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा आवश्यक होती है ताकि सदैव खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। खाद्य असुरक्षित कौन है? अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि खाद्य असुरक्षित कौन है? यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इससे सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में निम्नलिखित शामिल हैं। भूमिहीन जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर हैं, पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार और निराश्रित तथा भिखारी। शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वे परिवार हैं जिनके कामकाजी सदस्य प्रायः कम वेतन वाले व्यवसायों और अनियत श्रम बाजार में काम करते हैं। ये कामगार अधिकतर मौसमी कार्यों में लगे हैं और उनको इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वे मात्र जीवित रह सकते हैं। रामू की एक कहानी दी गई है, रामू नाम के व्यक्ति की, इसको पढ़ते हैं। रामू रायपुर गांव में कृषि क्षेत्र में एक अनियत खेतीहर मजदूर के रूप में काम करता है। उसका सबसे बड़ा बेटा सोमू 10 वर्ष का है। वह भी गांव के सरपंच सतपाल सिंह के पशुओं की देखभाल करने वाले पाली के रूप में काम करता है। सोमू सरपंच के यहाँ पूरे वर्ष काम करता है और उसे इस काम के लिए सिर्फ 1000 रुपये मिलते हैं। रामू के 3 और बेटे और 2 बेटियां हैं, लेकिन वे अभी बहुत कम उम्र के हैं और वे खेत में काम नहीं कर सकते। रामू की पत्नी सुनहरी भी पशुओं की सफाई करने और गोबर हटाने का काम करती है, अंशकालिक रूप से, यानी कभी कभी या कुछ समय के लिए। उसे अपने रोजाना काम के बदले आधा लीटर दूध और सब्जियों के साथ कुछ पका खाना मिलता है। इसके अलावा व्यस्त मौसम में वह अपने पति के साथ मिलकर खेती में काम करती है और उनकी आमदनी बढ़ जाती है। कृषि एक मौसमी कार्य है और रामू को केवल बुआई, पौधारोपण और फसल की कटाई के समय काम मिलता है। वह वर्ष में फसल होने और पकने तक की अवधि के दौरान लगभग 4 महीने बेरोजगार रहता है, तब वह दूसरे कार्यों में काम की तलाश करता है। कभी कभी उसे ईंट भट्ठे में या गांव में चल रहे निर्माण कार्यों में काम मिल जाता है। रामू अपने इन प्रयासों से नगद या फिर वस्तु के रूप में इतना कमा लेता है जिससे वो अपने परिवार के 2 जन के भोजन के लिए ज़रूरी चीज़ें जुटा सके। बहरहाल, जब वह कहीं काम पाने में असफल रहता है तो उसे और उसके परिवार को वास्तव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कभी कभी उसके छोटे बच्चों को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। परिवार को दूध तथा सब्जियां भोजन के साथ नियमित रूप से नहीं मिलती हैं। रामू कृषि कार्य की मौसमी प्रकृति के कारण अपनी बेरोजगारी के 4 महीनों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित रहता है। अब आगे आइए चर्चा करें इसके हिसाब से रामू की जो बातें हुई है, तो इसको आप चर्चा करके देखिए आपस में। अहमद की कहानी, एक और कहानी है किसकी? अहमद की। अहमद बंगलौर में रिक्शा चलाता है। वह अपने 3 भाइयों, 2 बहनों और बूढ़े माँ बाप के साथ झुमरी तलैया से आया है। वह एक झुग्गी में रहता है। उसके परिवार के समस्त सदस्यों का पालन पोषण रिक्शा चलाने से होने वाली उसकी प्रतिदिन की आय पर निर्भर है। बहरहाल, उसका रोजगार सुरक्षित नहीं है और उसकी आय प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है। कभी कभी वह इतना कमा लेता है कि समस्त दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ें खरीदने के पश्चात अपनी आय में से कुछ बचा लेता है। अन्य दिनों में वह मुश्किल से इतना ही कमा पाता है जिससे वह दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं ही खरीद सके। सौभाग्यवश अहमद को एक पीला कार्ड प्राप्त है जो निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का पीडीएस कार्ड है। इस कार्ड से अहमद अपनी दैनिक जरूरतों के भोग के लिए पर्याप्त मात्रा में गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल प्राप्त कर लेता है। वह इन चीज़ों को बाजार की कीमत से आधी कीमत पर प्राप्त कर लेता है। वह अपनी मासिक भंडार उस विशेष दिन खरीदता है जिस दिन दुकान निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों के लिए खुलती है। इस तरह अहमद अपनी इस अपर्याप्त आय से अपने बड़े परिवार का किसी तरह पालन पोषण कर रहा है जहाँ वह अकेला कमाने वाला सदस्य है। अब इस कहानी के आधार पर भी आपको कुछ सवाल हैं जिनकी आपको चर्चा करना है और देखना है। खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा में भूमिका निभाती है। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों, इनमें से निचली जातियां विशेषतः
का या तो भूमि का आधार कमज़ोर होता है या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है। वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। वो लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। कुपोषण में से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि इससे जन्मे बच्चों को भी कुपोषण का खतरा रहता है। खाद्य सुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। देश के कुछ क्षेत्रों जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य जहाँ गरीबी अधिक है, आदिवासी और सुदूर क्षेत्र, प्राकृतिक आपदाओं से बार बार प्रभावित होने वाले क्षेत्र आदि में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या अनुपातिक रूप से बहुत अधिक है। वास्तव में उत्तर प्रदेश, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से उत्तर प्रदेश के बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या है। भूखमरी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला एक दूसरा पहलू है। भूखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, यह गरीबी लाती है। इस तरह खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित होने से वर्तमान में भूखमरी समाप्त हो जाती है और भविष्य में भूखमरी का खतरा कम हो जाता है। भूखमरी के दीर्घकालिक और मौसमी आयाम होते हैं। दीर्घकालिक भूखमरी मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में अक्षमता के कारण दीर्घकालिक भूखमरी से ग्रस्त होते हैं। मौसमी भूखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंध है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्र में अनियमित श्रम के कारण होती है। जैसे बरसात के मौसम में अनियमित निर्माण श्रमिकों को कम काम रहता है। इस तरह की भुखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम करने में अक्षम रहता है। एक सारणी दी गई है 4.2 में, जिसमें भारत के मौसमी और साथ ही दीर्घकालिक भुखमरी के प्रतिशत में गिरावट आई है, ये दिखाया गया है। स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सभी उपाय किए। भारत ने कृषि में एक नई रणनीति अपनाई जिसकी परिणत हरित क्रांति में हुई, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी करके कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज किया। गेहूं की सफलता के बाद चावल के क्षेत्र में इस सफलता की पुनरावृत्ति हुई। बहरहाल अनाज की उपज में वृद्धि समानुपातिक नहीं थी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि हुई जो कि 44.01 और 30.21 करोड़ टन क्रमशः 2015-16 में है। वर्ष 2015-16 में कुल अनाजों का उत्पादन 252.22 करोड़ टन है। वर्ष 2016-17 में कुल अनाजों का उत्पादन 275.68 करोड़ टन है। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई जो कि 26.87 और 17.69 करोड़ टन क्रमशः 2015-16 में है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश में चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि जो कि 15.75 एवं 12.51 करोड़ टन क्रमशः 2015-16 में है। डेटा 2020-21 में अलग होगा, तो डेटा अपडेट कर सकते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा 70 के दशक के प्रारंभ में हरित क्रांति के आने के बाद से मौसम की विपरीत दशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा है। देश भर में उपजाई जाने वाली विविध फसलों के कारण भारत पिछले 30 वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में खराब मौसम की स्थितियों के बावजूद अथवा किसी अन्य कारण से अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित हो गई है। यानी खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित हो गई है। इस व्यवस्था के दो घटक हैं, पहला बफर स्टॉक और दूसरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस। तो बफर स्टॉक क्या है? यानी भंडारण। बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है यानी एमएसपी। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है यानी एमएसपी की घोषणा करती है। कब? बुआई से पहले। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? ऐसा कमी वाले क्षेत्र में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है, यानी जो कोटा से आपको अनाज मिलता है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। यह खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में मदद करती है। ये कुछ सवाल है चर्चा करने के लिए, ये आप करिए। भारत में अनाज की उपज करोड़ टन में अलग अलग दिया गया है जो कि 2018-19 में 281.37 करोड़ है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? यानी पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त
यानी FCI द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार, अधिप्राप्त मतलब जो खरीदा गया, भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं, यानी PDS कहते हैं। अब अधिकांश क्षेत्रों, गांवों, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं। देश भर में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। राशन की दुकानों में, जिन्हें उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है, चीनी, खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडार होता है। ये सब बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रतिमाह इनकी एक अनुबंधित मात्रा, राशन कार्ड रखने वाला व्यक्ति कौन किसको मिलेगा? राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रतिमाह इनकी एक अनुबंधित मात्रा, जैसे 35 किलोग्राम अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 किलोग्राम चीनी आदि निकटवर्ती राशन की दुकान से खरीद सकता है। राशन कार्ड के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला, निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड, जो कि सबसे गरीब। फिर निर्धनता रेखा से नीचे लोगों के लिए BPL कार्ड, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन। तीसरा, अन्य लोगों के लिए APL कार्ड, यानी एबव पॉवर्टी लाइन। APL मतलब एबव पॉवर्टी लाइन, BPL मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। सुझाई गई क्रियाएं हैं जिनको आपके इसमें देख सकते हैं, आप पता लगाएं। ये सारी क्रियाएं हैं जिनको आप देख सकते हैं। भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत, अब ये जो क्रियाएं हैं इनको आप रोक सकते हैं थोड़ा सा, मैं आपको फिर से एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो आप इसको, सुझाई गई क्रियाएं, इसको आप प्रयोग रूप में करिए, क्योंकि तुरंत पढ़ेंगे, तुरंत सुनेंगे तो इसको सहायता मिलेगी, या चैप्टर ख़त्म होने के बाद देख सकते हैं। राशन की दुकानें क्यों जरूरी हैं, इसकी बात जाते हैं। भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में हुई। हरित क्रांति से पूर्व भारी खाद्य संकट के कारण 60 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई। गरीबी के उच्च स्तरों को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक के मध्य NSSO की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधी 3 महत्वपूर्ण अंतःक्षेप कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो पहले से ही थी लेकिन उसे और मजबूत किया गया। एकीकृत बाल विकास सेवाएं, यानी ICDS, जो प्रायोगिक आधार पर 1975 में शुरू की गई। और काम के बदले अनाज, यानी FW 1977-78 में। इन वर्षों में कई नए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और कार्यक्रमों को चलाने के बढ़ते अनुभव के आधार पर अन्य कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया। वर्तमान में अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, यानी PAP चल रहे हैं, जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में है। इनमें स्पष्ट रूप से घटक खाद्य भी है, जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर का भोजन आदि विशेष रूप से खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा के कार्यक्रम हैं। अधिकतर PAP भी खाद्य सुरक्षा बढ़ाते हैं। रोजगार कार्यक्रम गरीबों की आय में बढ़ोतरी कर खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान करते हैं। राष्ट्रीय उत्पादन एवं वितरण योजना, उचित दर राशन की दुकान सर के लिए एक तरीके से एक चित्र दिया गया है, जो देख सकते हैं। फिर चित्र के हिसाब से सुझाए गए क्रियाकलाप है जिनको आप करें। अगला सब टॉपिक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति, यानी PDS की जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है। ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। प्रारंभ में यह प्रणाली सबके लिए थी और निर्धनों और गैर निर्धनों के बीच कोई भेद नहीं किया जाता था। बाद के वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक दक्ष और अधिक लक्षित बनाने के लिए संशोधित किया गया। 1992 में देश के 1700 ब्लॉकों में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी RPDS शुरू की गई। इसका लक्ष्य दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ पहुंचाना था। जून 1957 में ऐसे सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी TPDS, यानी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रारंभ की गई। यह पहला मौका था जब निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए विभेदक कीमत नीति अपनाई गई। विभेदक मतलब अलग अलग। इसके अलावा 2000 में 2 विशेष योजनाएं, अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई। ये योजनाएं क्रम से गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब और दीन वरिष्ठ नागरिक समूहों पर लक्षित हैं। इन दोनों योजनाओं का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया। अंत्योदय को कौन? गरीबों में भी गरीब। अंत्योदय और अन्नपूर्णा, गरीबों में भी गरीब, यानी सर्वाधिक गरीब और दीन वरिष्ठ नागरिक समूहों पर। अन्नपूर्णा किसके लिए? दीन वरिष्ठ नागरिक। अंत्योदय किसके लिए? गरीबों में भी गरीब। ये ध्यान दीजिएगा। इन दोनों योजनाओं का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का सारांश 4 सारणी में 4.3 में दिया गया है। ब्रैकेट में चीज़ें पढ़ते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 बहुत सबसे इम्पोर्टेंट, UPA 2 में जो आया था। तो जो फूड एक्ट के इसको कहते हैं सामान्य के रूप में। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा समस्त कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके। सस्ती कीमतों पर, माफ़ कीजिएगा। खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके ताकि मानव गरिमामय जीवन निर्वाह कर सके।
इस अधिनियम के तहत 75% ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या को योग्य परिवार में वर्गीकृत किया गया। सोचिए, 130-40 करोड़ देश की आबादी में 75% यानी करीब को ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या को योग्य परिवार में वर्गीकृत किया गया। इन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्यों को स्थिर बनाने और सामर्थ्य अनुसार कीमतों पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सरकार की नीति में सर्वाधिक प्रभावी साधन सिद्ध हुई है। इसने देश के अनाज की अधिशेष क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में खाद्य पूर्ति के माध्यम से अकाल और भुखमरी की व्यापकता को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त आमतौर पर निर्धन परिवारों के पक्ष में कीमतों का संशोधन होता रहा है। न्यूनतम समर्थित कीमत और अधिप्राप्ति ने खाद्यान्नों के उत्पादन की वृद्धि में योगदान दिया है तथा कुछ क्षेत्रों में किसानों को आय सुरक्षा प्रदान की है। ये जो सारणी 4.3 की बात की गई थी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं, इनको आप देख सकते हैं सारणी में रुक करके। स्रोत किसके आता है इसका? आर्थिक सर्वेक्षण। आगे चलते हैं। तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अनेक आधारों पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है। अनाजों ने ठसाठस भरे अन्न भंडारों के बावजूद भूखमरी की घटनाएं हो रही हैं। अनाजों से ठसाठस भरे अन्न भंडारों के बावजूद, यानी भंडारों में अनाज भरा है लेकिन लोग भूख से मर रहे हैं। FCI के भंडार अनाज से भरे हैं, कहीं अनाज सड़ रहा है तो कुछ स्थानों पर चूहे अनाज खा रहे हैं। नीचे दिए गए आरेख 4.2 में केंद्रीय पूल में खाद्यान्न का स्टॉक और इसकी मौजूदा मानदंडों में अंतर को दर्शाती है। तो एक 4.2 का आरेख देखिए, इन सवालों के जवाब दीजिए। अब आते हैं अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धनता से, यानी TPDS, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आने वाले निर्धनता से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई। संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास विभागों ने गरीबी रेखा से नीचे के गरीब परिवारों को सर्वेक्षण के द्वारा चुना। 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर प्रत्येक पात्र परिवार को 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया गया। अनाज की यह मात्रा अप्रैल 2002 में 25 किलोग्राम से बढ़ाकर 35 किलोग्राम कर दी गई। जून 2003 और अगस्त 2004 में इसमें 50-50 लाख अतिरिक्त BPL परिवार 2 बार जोड़े गए। इससे इस योजना में आने वाले परिवारों की संख्या 2 करोड़ हो गई। सहायकी यानी सब्सिडी वह भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को, सब्सिडी क्या है? सब्सिडी वह भुगतान है, इसको हिंदी में सहायकी कहते हैं। तो सब्सिडी वह भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत की अनुपूर्ति के लिए किया जाता है। सहायकी यानी सब्सिडी से घरेलू उत्पादकों के लिए ऊंची आय कायम रखते हुए उपभोक्ता कीमतों को कम किया जा सकता है। आरेख 4.2 ये दिया गया है। न्यूनतम बफर स्टॉक का स्तर करोड़ टन एवं चावल और गेहूँ के मानक। तो न्यूनतम कितना है और उपलब्ध कितना है, ये यहाँ पे आपको दिया गया है। भारतीय खाद्य निगम 2018 जुलाई 2017 से माननीय है, 1 जुलाई 2017 से, ये आप डेटा देख सकते हैं। डेटा भी अपडेट होता रहता है। वर्ष 2014 में FCI के पास गेहूं और चावल का भंडार 65.2 करोड़ टन था, जो न्यूनतम बफर प्रतिमान से बहुत अधिक था। फिर भी यह बफर स्टॉक प्रतिमानों में लगातार ऊंचा बना रहा। सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों के वितरण के द्वारा स्थिति में सुधार हुआ। अनाज वितरण से हालात सुधरे, इस बात पर आम सहमत है कि बफर स्टॉक का उच्च स्तर बेहद अवांछनीय है और यह बर्बादी भी है। विशाल खाद्य स्टॉक का भंडारण बर्बादी और अनाज की गुणवत्ता में ह्रास के अतिरिक्त उच्च रखरखाव लागत के लिए भी जिम्मेदार है। न्यूनतम समर्थित कीमत को कुछ वर्ष के लिए स्थिर रखने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वर्धित न्यूनतम समर्थित कीमत पर अनाज की अधिक खरीदारी प्रमुख अनाज उत्पादक राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश की ओर डाले गए दबावों का नतीजा है। इसके अलावा चूंकि खरीदारी कुछ समृद्ध क्षेत्रों पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कुछ सीमा तक पश्चिम बंगाल में मुख्यतः 2 फसलों गेहूं और चावल तक सीमित है, न्यूनतम समर्थित कीमत में वृद्धि ने विशेषतः खाद्यान्नों के अधिशेष वाले राज्यों के किसानों को अपनी भूमि पर मोटे अनाजों की खेती समाप्त कर धान और गेहूं उपजाने के लिए प्रेरित किया है, जबकि मोटे अनाज गरीबों का प्रमुख भोजन है। धान की खेती के लिए सघन सिंचाई से पर्यावरण और जल स्तर में गिरावट भी आई है, जिससे इन राज्यों में कृषिगत विकास को बनाए रखने में खतरा पैदा हो गया। पंजाब, हरियाणा या वेस्टर्न यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान में किसान आंदोलन चल रहा है, जनवरी 2021 की हम बात कर रहे हैं, तो वह समस्या का मेन कारण क्या है? ये भी है कि इन राज्यों को ज़्यादा फायदा हुआ MSP से, धान गेहूं की फसल पैदा किए। अब एक नई समस्या पैदा हो गई, सरकार उसको दूर करना चाहती है लेकिन वो उससे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, जिस कारण से सरकार और किसान में टकराव है। तो ये करंट का है। तो ये अध्याय अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप ये पंजाब किसान, वेस्टर्न यूपी का जो किसान आंदोलन है, किसान की समस्या है, इसको भी आपको समझने में बहुत आसानी होगी, यह बल्कि ज़रूरी है। न्यूनतम समर्थित कीमतों के बढ़ने से सरकार की खाद्यान्नों की वसूली अनुरक्षण लागत बढ़ गई है,
यानी एमएसपी बढ़ने से क्या हुए, सरकार की वसूली अनुरक्षण लागत बढ़ गई है। एफसीआई वसूली मतलब खरीदने की, एफसीआई की बढ़ती परिवहन और भंडारण लागत ने इसे और बढ़ा दिया है। और जो ट्रांसपोर्ट वगैरह का जो चार्ज लगता है आने जाने में, भंडार करने में, मजदूरी, ये सब अलग से एमएसपी के बढ़ने से कितने इसके दुष्परिणाम की बात की है। एनएसएसओ ने 558 की रिपोर्ट के एनएसएसओ नंबर 558 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति चावल की खपत 6.38 किलोग्राम वर्ष 2004-05 से घटकर 5.98 किलोग्राम 2011-12 में हो गया है। यानी 2004-05 में ग्राम हर प्रति व्यक्ति जो है तो महीने में कितने करता था, 6.38 किलोग्राम चावल खाता था ग्रामीण क्षेत्र में, जो कि 2011 में घट के कितना आ गई, 5.98। नगरीय भारत में प्रतिमाह चावल की खपत 4.71 किलोग्राम से घटकर 4.49 किलोग्राम 2011-12 में हो गया। प्रति व्यक्ति पीडीएस चावल की खपत 2004-05 से 2011-12 तक ग्रामीण भारत में दुगनी हुई है और नगरीय भारत में 66% बढ़ी है। पीडीएस गेहूं की प्रतिमाह प्रति व्यक्ति खपत 2004-05 से ग्रामीण एवं नगरीय भारत में दुगुना हो गई है। पीडीएस डीलर अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाजार में बेचना, राशन दुकानों में घटिया अनाज बेचना, दुकान का कभी-कभार खोलना जैसे अपचार करते हैं। अपचार मतलब बुरे कार्य। राशन दुकानों में घटिया किस्म के अनाज का पड़ा रहना आम बात है, जो बिक नहीं पाता। यह एक बड़ी समस्या साबित हो रही है। जब राशन की दुकानें इन अनाजों को बेच नहीं पाती तो एफसीआई के गोदामों में अनाज का विशाल स्टॉक जमा हो जाता है। हाल के वर्षों में एक और कारण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गिरावट आई है। पहले प्रत्येक परिवार के पास निर्धन या गैर निर्धन राशन कार्ड था, जिसमें चावल गेहूं चीनी आदि वस्तुओं का एक निश्चित कोटा होता था। ये प्रत्येक परिवार को एक समान निम्न कीमत पर बेचे जाते थे। आज आप जो 3 प्रकार के कार्ड और कीमतों की श्रृंखला देखते हैं, पहले यह नहीं थी। बड़ी संख्या में परिवार राशन की दुकानों से अनाज खरीद सकते थे। हाँ, उनका कोटा निश्चित था। इनमें निम्न आय वर्ग के परिवार शामिल थे, जिनकी आय निर्धनता रेखा से नीचे के परिवार की आय से थोड़ी ही अधिक थी। अब 3 भिन्न कीमतों वाले टीपीडीएस की व्यवस्था में निर्धनता रेखा से ऊपर वाले किसी भी परिवार को राशन दुकान पर बहुत कम छूट मिलती है। एपीएल परिवारों के लिए कीमतें लगभग उतनी ऊंची हैं जितनी खुले बाजार में, इसलिए राशन की दुकान से इन चीज़ों की खरीदारी के लिए उनको बहुत कम प्रोत्साहन प्राप्त है। सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका, ये सब टॉपिक। भारत में विशेषकर देश के दक्षिण और पश्चिमी भागों में सहकारी समितियां भी खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्य की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं। उदाहरणार्थ तमिलनाडु में जितनी राशन की दुकानें हैं, उनमें से करीब 94% सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जा रही है। दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति कर रही है। गुजरात में दूध तथा दूध उत्पादों में अमूल एक और सफल सहकारी समिति का उदाहरण है। इसने देश में श्वेत क्रांति ला दी है। देश के विभिन्न भागों में कार्यरत सरकारी समितियों के और अनेक उदाहरण हैं, जिन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराई है। यानी जिसको कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात की गई थी, सहकारी समिति। इसी तरह महाराष्ट्र में एक एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस यानी एडीएस ने विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क में सहायता की, यानी एनजीओ निर्माण। एडीएस गैर सरकारी संगठनों के लिए खाद्य सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करती है। अनाज बैंक अब धीरे धीरे महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में खुलते जा रहे हैं। अनाज बैंकों की स्थापना गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से उन्हें फैलाने और खाद्य सुरक्षा पर सरकार की नीति को प्रभावित करने में एडीएस की कोशिश रंग ला रही है। एडीएस अनाज बैंक कार्यक्रम को एक सफल और नए प्रकार के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में स्वीकृति मिली है। तो ये तरीके से अध्याय आप सारांश देख लेते हैं। किसी देश की खाद्य सुरक्षा तब सुनिश्चित होती है जब उसके सभी नागरिकों को पोषक भोजन उपलब्ध होता है, सभी व्यक्तियों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता की खाद्य खरीदने की समर्थ होती है और भोजन तक पहुंचने में कोई अवरोध नहीं होता। निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे लोग खाद्य की दृष्टि से सदैव ही सुरक्षित रह सकते हैं, जबकि संपन्न लोग भी आपदाओं के समय खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित हो सकते हैं। यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य और पोषक तत्वों की सुरक्षा से ग्रस्त है। सबसे अधिक प्रभावित समूह ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन और गरीब परिवार, बहुत कम वेतन वाले कार्यों में लगे लोग और शहरी क्षेत्रों में मौसमी कार्यों में लगे अनियत श्रमिक हैं। देश के कुछ क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की बड़ी संख्या तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक है, जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में जहां बहुत अधिक गरीबी है, जनजातीय वाले वर्ग दूरस्थ क्षेत्रों में और ऐसे क्षेत्रों में जहां प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। समाज के सभी वर्गों के लिए खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने सावधानी पूर्वक खाद्य सुरक्षा प्रणाली तैयार की है।
जिसके 2 घटक हैं, पहला बफर स्टॉक और दूसरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त कई निरंतर उन्मूलन कार्यक्रम भी शुरू किए गए, जिनमें खाद्य सुरक्षा का घटक भी शामिल था। इनमें से कुछ कार्यक्रम हैं एकीकृत बाल विकास सेवाएं, काम के बदले अनाज, दोपहर का भोजन, अंत्योदय अन्न योजना आदि। खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका के अतिरिक्त अनेक सहकारी समितियां और गैर सरकारी संगठन भी हैं जो इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से यह अध्याय समाप्त होता है। अभ्यास के प्रश्न हैं, इनको आप देखिएगा और उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। ज़रूरत होने पर आप इसको फिर से दोबारा देख सकते हैं और लोगों को साथ आप एक 6 से लेके आईएएस की तैयारी करने वाले तक लोगों के लिए आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।